मेरा नाम आरव है और ये बात मैं आज तक किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये सब कुछ साल पहले हुआ था, जब मैं अपनी अर्ली 30s में था। मैं नॉर्दर्न यूरोप के एक छोटे बेहद शांत शहर में रहता था। कम से कम तब तक शांत था। रात को अकेले टहलना मेरी पुरानी आदत थी। आधी रात की ठंडी हवा, खाली सड़कें, ये सब मुझे एक अजीब सा सुकून देते थे। लेकिन फिर एक साल ऐसा आया जब उस शहर की हवा ही बदल गई। गैंग फाइट्स बढ़ने लगीं, चोरी डकैती आम हो गई और लोग बिना किसी वजह के गायब होने लगे। फिर भी अगर तुम बस अपने काम से काम रखते तो आम तौर पर कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन उस रात कुछ अलग था। करीब आधी रात के समय मैं पुराने रेजिडेंशियल एरिया से होकर गुजर रहा था। आगे एक 10 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। उसी के पास 2 आदमी चक्कर लगा रहे थे, कुछ बेचैन, कुछ अजीब से। ये बिल्डिंग मैं पहचानता था। यहीं मेरी पुरानी स्कूल टीचर मिसेस हॉलबर्ग रहती थी। उनकी उम्र करीब 50 के आसपास होगी। पहले तो मुझे लगा कोई सामान्य बात है, लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा। दोनों अपनी उंगलियों के बल खड़े होकर खिड़कियों के अंदर झांक रहे थे। फिर एक आदमी ने नीचे से लंबी सी लकड़ी उठाई और सीधे बिल्डिंग की तरफ लौट गया। तभी मुझे समझ आया, ये लोग ब्रेक इन करने वाले हैं और मैं गलत समय पर गलत जगह हूं। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, दोनों एकदम रुक गए। बिना पलक झपकाए सीधे मेरी ओर घूरने लगे। मेरे अंदर की आवाज चिल्लाई, भाग, अभी के अभी। मैं तुरंत बाएं गली में मुड़ गया, लेकिन वो रास्ता और भी बुरा था। एक खुला स्कूल ग्राउंड, बिना किसी इंसान के, बिना किसी कवर के, जहां हवा भी छुपा नहीं सकती थी। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। पहले लगा वो दूसरी तरफ चले गए, लेकिन जैसे ही मैं स्कूल के सामने पहुंचा, वो दोनों फिर दिख गए, बड़े से झाड़ी के पीछे छिपे हुए। और इस बार वो सीधा मुझे ही देख रहे थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। अगर वो कुछ गलत नहीं कर रहे होते तो मुझे यहां तक फॉलो करके नहीं आते। मैं घर के काफी पास पहुंच चुका था और मेरे दिमाग में बस एक ही आइडिया आया। मैंने अपनी जैकेट उतारी और उसे ऐसे पकड़ा जैसे मैं किसी को मास्क कर रहा हूं, एक तरह का डिकॉय। फिर बहुत कैजुअली, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मैं अपने घर की तरफ चल दिया। अजीब बात, इस बार वो मेरे पीछे नहीं आए। उनकी फुटस्टेप्स अंधेरे में कहीं गायब हो गईं। लेकिन मैं जानता हूं, उस रात मैं सिर्फ भाग्यशाली था। अगर मैं कुछ कदम आगे बढ़ जाता तो शायद ये कहानी आज कोई और सुना रहा होता। उसके बाद से मैं अभी भी रात को वॉक करता हूं, लेकिन सिर्फ 10-15 मिनट, और हमेशा बिल्डिंग्स के पास पास, जहां कम से कम कोई इंसान मुझे देख तो सके। जस्ट इन केस। बैकग्राउंड म्यूजिक फेड्स इन। इस घटना के खत्म होते ही मेरी याददाश्त अचानक मुझे 5 साल पीछे ले गई, जब मैं सिर्फ 15 साल का था और विंटर हॉलिडेज में मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात शुरू होने वाली थी। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी, बिजलियों की गूंज से खिड़कियां कांप रही थीं और मैं अपने घर में एक स्लीप ओवर होस्ट कर रहा था। उस विंटर ब्रेक में मैंने अपने 5 सबसे करीबी दोस्त बुलाए थे, कबीर, जॉर्डन, नील, रेहान और मार्क्स। हम सब बचपन से एक ही मोहल्ले में साथ पले बढ़े थे। उस रात घर में एक और इंसान मौजूद था, रेहान का अंकल अरविंद। वो असल में हम पर नजर रखने के लिए आए थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वेकेशन पर बाहर थे और कुछ दिनों तक लौटने वाले नहीं थे। मेरे 2 बुलडॉग्स भी घर पर ही थे, वफादार लेकिन थोड़े इमोशनल और प्रोटेक्टिव। अरविंद अंकल वैसे तो मजाकिया और खुशमिजाज इंसान थे, लेकिन उनका एक ऐसा साइड भी था जिसे कोई हल्के में नहीं ले सकता था। वो प्रोफेशनल मार्शल आर्ट्स ट्रेनर थे और MMA फाइटर्स को ट्रेन करते थे। एक तरह से वो उस रात हमारे घर के अनऑफिशियल सिक्योरिटी गार्ड थे। उस शाम का माहौल कुछ अलग ही था। क्लासिक विंटर नाइट। बाहर तेज बारिश हो रही थी।
बिजलियों की गड़गड़ाहट आसमान को हिला रही थी और बादल ऐसे झुके हुए थे जैसे शहर पर लटक गए हों। सब लोग शाम होते ही घर आ गए थे। लाइट कम थी, हवा बेहद ठंडी और घर के अंदर का कोजी माहौल परफेक्ट था। अरविंद अंकल ने सबके लिए पिज्जा ऑर्डर किया और हमने फैसला किया कि एक स्केरी मूवी देखी जाए। सच कहूं तो मौसम ही ऐसा था जैसे किसी हॉरर फिल्म का ओपनिंग सीन तैयार हो। मूवी के बीच में डोरबेल बज उठी। हमें लगा पिज्जा आ गया होगा। अरविंद अंकल उठकर पीप होल तक गए और फिर उनका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा था, करीब 6 फीट लंबा, पतला, और उसके चेहरे पर एक अजीब बेमतलब की मुस्कान चिपकी हुई थी। वो मुस्कान जो इंसान को पहली नजर में ही असहज कर दे। अंकल को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। दरवाजा खोलते ही उस आदमी ने पिज्जा बॉक्स ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कोई डेड वेट हाथ में दबोचा हो। उसने एक भी शब्द नहीं बोला, बस वही क्रीपी स्ट्रेच्ड आउट स्माइल जो देखते ही शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाए। अरविंद अंकल ने जल्दी से पैसे दिए और बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया। बाद में उन्होंने बस इतना कहा, जिंदगी में बहुत अजीब लोग देखे हैं, लेकिन इस आदमी में कुछ बहुत गलत था। हमने हंसी में उड़ा दिया और मूवी फिर से शुरू कर दी। मूवी खत्म होते होते मिडनाइट होने वाली थी। हम सब ने डिसाइड किया कि गेस्ट रूम में ही सो जाते हैं। कमरा बड़ा था, ऊपर वाली फ्लोर पर। सब अपनी स्लीपिंग बैग्स ले आए। मैं और नील बेड पर सो गए, बाकी लोग फ्लोर पर साइड बाय साइड लेट गए। अरविंद अंकल नीचे सोफा पर नेटफ्लिक्स देखते देखते सो गए थे। हम 30 मिनट तक बातें करते रहे। धीरे धीरे सबकी आवाजें धीमी पड़ने लगीं और कमरा शांति से भर गया। वो टिपिकल स्लीप ओवर वाली हाफ स्लीप वाइब। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कम से कम अभी तक। फिर एक हल्की सी हलचल, किसी ने मेरी शोल्डर को हिलाया। मैं आधी नींद में था। अचानक आंखें खोली। नील मुझे जगा रहा था। उसका चेहरा पूरा सीरियस था, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे से बोला, आरव, तुमने सुना? मैं उन्नींदा सा बोला, क्या? तभी टुक 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 खिड़की पर किसी ने नॉक किया। पहले तो मुझे लगा ये थंडर की आवाज होगी, लेकिन नील मेरे करीब झुककर फुसफुसाया, ये थंडर नहीं है, कोई बाहर से खिड़की पर टैप टैप कर रहा है। नील ने मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसाकर कहा, आरव, मुझे लगता है कोई घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। मेरी धड़कन सीने में ऐसे कूदने लगी जैसे कोई ढोलक पर जोर जोर से मार रहा हो। हम दोनों चुपचाप खिड़की की ओर घूरते रहे। थप थप की आवाज अचानक रुक गई और फिर एक काला साया सीधा कांच के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने काली हुडी पहनी हुई थी। चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक आकृति, एक परछाई जो खिड़की से बस इंचों की दूरी पर थी। मेरी एड्रेनलिन एकदम फट पड़ी। मैं बेड से कूदकर खिड़की की तरफ भागा और तुरंत उसे लॉक कर दिया। तभी उस आदमी ने कांच खोलने की कोशिश की और उसी पल 1 सेकंड के लिए उसका चेहरा दिखाई दिया। एक टेढ़ा, गंदा, पीला सफेद दांत, एक विकृत खिंची हुई मुस्कान में टेढ़ा मुड़ा हुआ, बस वही दांत। बाकी चेहरा अब भी गहरे अंधेरे में डूबा हुआ। मैं डर से पीछे उछल गया और सबको जोर जोर से हिलाकर उठाने लगा। और तभी दिए छेम, दिए छेम, दिए खेम, वो फिर से नॉक करने लगा। इस बार गुस्से में पूरी ताकत से। वो कुछ चिल्ला भी रहा था, लेकिन शब्द समझ ही नहीं आ रहे थे, जैसे मेरा दिमाग उसकी आवाज को खुद ब खुद काट रहा हो। हम सब भागते हुए नीचे उतरे और अरविंद अंकल को झकझोर कर जगा दिया। अंकल एकदम खड़े हो गए। ना कोई सवाल, ना कोई घबराहट, बस सीधा एक्शन मोड। उन्होंने मेरे दोनों बुलडॉग्स को पकड़ा और बिना 1 सेकंड गंवाए बाहर की ओर दौड़ पड़े। हम सब उनके पीछे। जो हमने बाहर देखा वो अंदर के डर से भी ज्यादा भयानक था। घर की साइड दीवार पर एक पुरानी लैडर टिकी हुई थी। सीधे हमारे बेडरूम की खिड़की के नीचे
खिड़की पर नॉक की जो आवाज आ रही थी, असल में वो लैडर दीवार से टकराने की आवाज थी। जब वो आदमी ऊपर चढ़ रहा था, बैकयार्ड की ओर कीचड़ में गहरे फुटप्रिंट्स दिख रहे थे। अरविंद अंकल ने बिना सोचे समझे उन निशानों का पीछा किया और हम सब उनके पीछे भागे। फिर हमने उसे देखा। वो आदमी बड़ी झाड़ी के पीछे झुककर बैठा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई जानवर अपने शिकारी से छिप रहा हो। अरविंद अंकल गरजे, यही है, और सीधा उस पर टूट पड़े। बुलडॉग्स गुस्से में भौंकते हुए आगे बढ़े और उसकी हुडी पकड़कर खींच ली। अंकल ने 2 तेज सटीक पंचेस मारे, पूरी तरह प्रोफेशनल फाइटर वाले अंदाज में। पुलिस को फोन करो अभी। हमने तुरंत कॉल किया, लेकिन स्टॉर्म की वजह से पुलिस को पहुंचने में वक्त लग गया। आखिरकार जब पुलिस आई, उन्होंने उस आदमी को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। और फिर वो बात सामने आई जिसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। ये आदमी पहले भी कई घरों में घुसने की कोशिश कर चुका है, लेकिन असली झटका तब लगा जब अरविंद अंकल ने धीरे से कहा, और ये वही आदमी है जो शाम को पिज्जा देने आया था। उस रात के बाद से मैंने कभी अपना गार्ड नीचे नहीं होने दिया, और मेरे बुलडॉग्स अब हर रात मेरे कमरे में ही सोते हैं। म्यूजिक ट्रांजिशन, स्लो डार्क। मेरी कहानी खत्म होते ही एक और आवाज शुरू होती है, एक और डरावनी याद। इस बार अफ्रीका के आइवरी कोस्ट से। मेरा नाम बेकी है, और ये सब मेरे साथ तब हुआ था जब मैं सिर्फ 6 साल की थी। बेकी की कहानी उस पल से और भी अजीब होने लगी। उस बड़ी लड़की ने पतीले को ढक्कन से ढक दिया और चूल्हे की आग को धीरे धीरे बढ़ा दिया। मैं बस खामोशी से देख रही थी, थोड़ी उत्साहित, थोड़ी उलझी हुई। कुछ मिनट बाद उसने ढक्कन उठाया, और जो मैंने अंदर देखा, मेरे दिमाग ने जैसे एक पल के लिए काम करना ही बंद कर दिया। पतीले के अंदर गर्मा गर्म चावल और पका हुआ मांस था, पूरी तरह तैयार, जैसे अभी परोसा जाएगा। वही पतीला जो कुछ मिनट पहले तक सिर्फ पत्थरों से भरा हुआ था। मैं शौक में थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी हैरानी भी थी। आखिर मैं एक 6 साल की बच्ची थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि ये जो मेरी आंखों के सामने हुआ वो किस दुनिया का है। मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, ये कौन सा जादू है। वो लड़की हल्के से मुस्कुराई और मुझे अपने पास बुलाकर बोली, आओ हमारे साथ खा लो। मैं नीचे झुककर बैठ गई। खुशबू वाकई बहुत अच्छी थी, और मेरी बच्ची दिमाग ने लगभग हाँ कह ही दिया था। लेकिन तभी मेरी बेबी सिटर हवा की तरह दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। नो, ये मत खाना, वो चीख पड़ी। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपनी तरफ झटका और बिना एक भी शब्द बोले तेजी से घर की ओर भाग पड़ी। पूरे रास्ते वो खामोश रही, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा डर था जिसे मैं आज भी नहीं भूल सकी। घर पहुंचकर उसने बस इतना कहा, जो तुमने देखा वो सामान्य नहीं था। अब मैं 16 साल की हूं, लेकिन उस दिन की यादें अब भी मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। वो बच्चे कौन थे? वो पत्थर को खाना कैसे बना रहे थे? अगर मैं सिर्फ एक कौर खा लेती तो मेरे साथ क्या होता? इन सवालों का आज तक कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन तब से एक चीज हमेशा के लिए बदल गई। मैं किसी भी घर में खाना यूं ही नहीं खाती, क्योंकि मैं जानती हूं हर मील नहीं होता।